नमस्ते फ्रेंड्स, चलो आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डे 2। कल हमने लिगेंड्स के बारे में डिस्कस किया था। हमारे पास अलग अलग टाइप की लिगेंड्स है और इन अलग अलग टाइप की लिगेंड्स में हमारी एक टाइप रह गया था, दैट इज द एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब कौन सी लिगेंड को हम एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे? कि ऐसी लिगेंड जिसके पास क्या होता है, दो डोनर एटम होते हैं लेकिन एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही डोनर एटम का यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो द लिगेंड विच हैज अ टू डोनर एटम बट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय यूजिंग ओनली वन डोनर एटम इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे हमारे पास साइनो है, कार्बन और नाइट्रोजन है। कार्बन ने तीन अनपेड नाइट्रोजन के साथ शेयर किए, कार्बन पे निगेटिव। अब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, किसका मदद से? कार्बन से। सो हम उसको साइनो कहेंगे। लेकिन अगर वो कार्बन के थ्रू ना बनाते हुए अगर किसके थ्रू बनाता है? नाइट्रोजन के थ्रू बनाता है, तो हम उसको कहेंगे आइसोसाइनो। कार्बन के थ्रू बनाता है तो साइनो और नाइट्रोजन के थ्रू बनाता है तो आइसोसाइनो। उसी तरह ये नाइट्राइटो O है, ये नाइट्रो ग्रुप है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके थ्रू बना रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू बनाया तो नाइट्राइटो O। लेकिन अगर उसने नाइट्रोजन के थ्रू बनाया तो इसको कहेंगे हम नाइट्राइटो N। तो इस तरह हमारे पास ये है नाइट्राइटो O और ये है नाइट्राइटो N। उसी तरह यह है लिगेंड SCN, सल्फर के थ्रू बनाया तो थायोसाइनो और नाइट्रोजन के थ्रू बनाया तो आइसोथायोसाइनो। ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एम्बिडेंटेड लिगेंड। और एक टाइप इसमें चिलेटिंग लिगेंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द चिलेट? जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ रिंग फॉर्म करती है तो हम उसको चिलेट कहते हैं। तो दैट लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स, ध्यान में रखेंगे। और ऐसी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग फॉर्म करती है, ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चिलेट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फॉर्म करने की प्रोसेस है उसको कहते हैं हम चिलेशन। ठीक है, और उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट। तो देखो कितनी बातें हो गई? 4। पहला चिलेट, आप शॉर्ट में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चिलेट कौन है? रिंग फॉर्मिंग लिगेंड। रिंग फॉर्मिंग लिगेंड को हम क्या कहेंगे? चिलेट। ठीक है, जैसे सॉरी चिलेटिंग लिगेंड, हम उसको कहेंगे चिलेटिंग लिगेंड। रिंग फॉर्मिंग जो लिगेंड रहेंगी उसको हम कहेंगे चिलेटिंग लिगेंड। दूसरी बात, यहाँ पे जो चिलेटिंग लिगेंड है रिंग फॉर्मिंग लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद चिलेट क्या है? चिलेट कॉम्प्लेक्स जो बना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हुआ है उसको हम कहेंगे चिलेट। और चिलेशन क्या है? चिलेशन जो है वो प्रोसेस जो है जिससे वो कॉम्प्लेक्स बना है, दैट इज कॉल्ड चिलेशन। ठीक है, और चेयर मदद क्या? ठीक है, उस प्रोसेस को कहेंगे चिलेशन। और चिलेट इफेक्ट किसको कहेंगे? चेयर मदद क्या? चिलेट इफेक्ट हम किसको कहेंगे? कि अगर क्या होगा? इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यू टू चिलेशन की वजह से या चिलेट फॉर्म होने की वजह से उसकी जो क्या बढ़ गई? स्टेबिलिटी, उसी को हम क्या कहेंगे? चिलेशन। तो इस तरह हमारे पास है चिलेटिंग लिगेंड, चिलेशन और चिलेट इफेक्ट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास है कोबाल्ट और हमारे पास एक लिगेंड है जिस लिगेंड का नाम है इथिलीन डायमाइन। तो ये है CH2, यहाँ पे लगा है NH2 और ये भी है NH2। और ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है, इसने इसके सेंट्रल मेटल के साथ शेयर की है और ये बन गया
एक उसका चिलेट। तो ये जो लिगैंड है, इस लिगैंड को हमने कहा चिलेट, सॉरी चिलेटिंग लिगैंड। लिगैंड को हम चिलेटिंग लिगैंड कहेंगे। तो कौन सी लिगैंड है यहाँ पे? EN, दैट इज इथिलीन डायमाइन। उसके बाद इसने ऐसी 3 लिगैंड लगाई, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे चिलेट, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे चिलेट। उसके बाद जो प्रोसेस से बना उसको कहेंगे चिलेशन, एंड दिस इफेक्ट जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। तो इस तरह आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी, लेकिन वर्नर्स थ्योरी समझाने के पहले मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे आप सबको आयरन पता है, आयरन, यू नो वेरी वेल अबाउट द आयरन। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, इज इट? और हमें पता है कि अगर इसको 26 का 36 बनना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 10, बराबर। और फिर वो नियरेस्ट नोबल गैस हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर है 36। तो हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 18 3d6 सॉरी 3d6 4s2। तो ये क्या करता है? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि 6 मेंबर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe डाई पॉजिटिव। एज दिस Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe डाई पॉजिटिव विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की किसी भी एटम की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन देता है, उसकी वैलेंसी भी होगी 1। लेकिन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, तो देने की या लेने की टेंडेंसी को हम उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। पहले तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये एक उसकी क्या होगी? वैलेंसी। और पहले शुरुआत उसने देने से की है और इसीलिए हम इसको कहेंगे इसकी प्राइमरी वैलेंसी। ये हो गई उसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी है, हो गई इसकी 2। ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब इसके पास के इलेक्ट्रॉन थे 26। अब 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो अभी इसके पास बचे 24 हो गया। अब क्या हुआ? इसने Fe ने समझो Cn नाम की लिगैंड उसके पास आई, Fe डाई पॉजिटिव के पास। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो फिर ये 4s 0 हो जाएगा। अब ये जो 3d है तो 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये और 4s में कुछ भी नहीं, और 4p भी पूरा खाली पड़ा है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये जो Cn नाम की लिगैंड है, उस दिन मैंने आपको लिखा के दिया था 2 टाइप की लिगैंड होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होती है वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड वो होती है जो पेयरिंग करवाती है, वीक फील्ड वो होती है जो पेयरिंग नहीं करवाती। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड इज अ दैट Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये जब आएंगी तो क्या करवाएंगी? पेयरिंग। अगर इसकी पेयरिंग हो गई तो 3d6 की इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास इतनी सारी कौन सी ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसको टोटल जो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे अभी 24 हो गए, और 24 का 36 होने के लिए उसको जो टोटल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे वो 12 है। तो 4 + 2 6, 3 + 2 + 1 3। तो उसको 12 इलेक्ट्रॉन अगर लेना है तो लिगैंड्स जो उसको लानी पड़ेंगी, कितनी लिगैंड लानी पड़ेंगी? 6। तो 6 लिगैंड्स आएंगी, तो इसीलिए 6 ऑर्बिटल उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। ये हो गए 3 और ये हो गए 3, टोटल कितने हो गए? 6 ऑर्बिटल्स उसको लगेंगी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो Fe डाई पॉजिटिव है, इस Fe डाई पॉजिटिव को 6 Cn आके लगेंगे। ये हो गए 6 Cn, ये 3 और ये हो गए 6 Cn। ठीक है, इस तरह से 6 Cn आके लगेंगे और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। अब ये जो Fe है, ये Fe जो है वो सादा Fe नहीं, उसके ऊपर कौन से चार्ज है? डाई पॉजिटिव। अब इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, ठीक है, ये Fe के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक के पॉजिटिव समझो उसको, मैं ये डाई पॉजिटिव चार्ज इसके यहाँ पे लिख देते हैं, ये डाई पॉजिटिव
हम यहाँ पे लिख देते इस तरह से, ये हो गया एक पॉजिटिव, ये एक हो गया एक पॉजिटिव, और यहाँ पे उसको बाहर से लगा समझो के ये डाई पॉजिटिव, और हर एक CN के ऊपर है एक निगेटिव चार्ज। अब हर एक CN के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होने की वजह से हर एक जो CN है वो CN के ऊपर है निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव है, ठीक है। अब ये निगेटिव और ये डाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे बाहर से कोई तो भी आयंस यहाँ पे लगेंगे, बाहर से कोई तो भी आयंस यहाँ पे लगेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल जो है ये है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इस आयन को हम कहेंगे कौन सा आयन? कॉम्प्लेक्स आयन। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस सेंट्रल मेटल ने दो टाइप के बॉन्ड बनाए हैं। सबसे पहले तो ये जो सेंट्रल मेटल है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन दिए मतलब उसने क्या किया, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसीलिए वो हो गई उसकी कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। उसके बाद उसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मतलब बॉन्ड बनाए। बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को ही हम उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो अभी उसने कितनी टाइप की वैलेंसी शो की? 2। पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन देके एक वैलेंसी शो की जिसको हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा फिर उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 6। सो दैट इज कॉल्ड विच वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, और हम इसको कहेंगे सेकेंडरी वैलेंस। तो इसीलिए जो मेटल है, अब ये पूरी हिस्ट्री हम मिटा देते हैं। तो मेटल 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंस और दूसरा होता है सेकेंडरी। सो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी, ऐसी 2 टाइप की वैलेंसीज मेटल शो करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में अभी हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले क्या किया उसने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए कि पहले इलेक्ट्रॉन दिए? तो आप सभी को पता है पहले क्या किए? इलेक्ट्रॉन दिए, इसीलिए इसका नाम रखा कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। और फिर उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, इसलिए उसको हमने क्या किया? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी या उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंस। और इसीलिए हम कहेंगे कि मेटल एग्जिबिट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, वन इज द प्राइमरी वैलेंस एंड अनदर इज अ सेकेंडरी वैलेंस। अब ये जो प्राइमरी वैलेंस है और सेकंड प्राइमरी वैलेंस है, दैट प्राइमरी वैलेंस को मैं PV से रिप्रेजेंट करता हूँ। PV स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वैलेंस। तो प्राइमरी वैलेंस कितना है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसने? 2, और 2 ही उसके सेंट्रल मेटल की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसीलिए ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि प्राइमरी वैलेंस इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी उतना ही उसका प्राइमरी वैलेंस रहेगा। और जो सेकेंडरी वैलेंस है वो सेकेंडरी वैलेंस को हम SV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। इस नंबर को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसको कहेंगे भैया कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल विद द लिगैंड। सेंट्रल मेटल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसने? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और उसका सेकेंडरी वैलेंस भी कितना हो गया? 6। तो ध्यान में रखेंगे। तो प्राइमरी वैलेंस कितना रहेगा? जितनी उसके सेंट्रल मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सेकेंडरी वैलेंस कितना रहेगा? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये जो प्राइमरी वैलेंस है आप देख सकते हो, प्राइमरी वैलेंस, प्राइमरी वैलेंस में क्या हुआ? ये पॉजिटिव और बाहर खड़े रहेंगे निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, इसकी वजह से वहां पे कौन सा वैलेंस बना है? प्राइमरी वैलेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन देने के वजह से और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उनके बीच में क्या बना? बॉन्ड। उसी बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। एंड सो ये जो प्राइमरी वैलेंस है इसको दूसरा नाम है, प्राइमरी वैलेंस को दूसरा नाम है आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल वैलेंस।
ठीक है, इसका आयोनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, और इसीलिए इसको आयोनाइजेबल वैलेंस कहेंगे, और इसमें इसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो ये ऐसे 2 डायमेंशनल में नहीं खड़े होंगे, 3 डायमेंशनल में खड़े होंगे, और 3 डायमेंशनल में जब खड़े होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक स्फीयर। तो इसीलिए इसके जो स्फीयर है उस स्फीयर को हम आयोनाइजेबल स्फीयर कहते हैं, आयोनाइजेबल स्फीयर कहते हैं, आयोनाइजेबल स्फीयर कहेंगे, और इसके स्फीयर को हम क्या कहेंगे, नॉन आयोनाइजेबल, इसका आयोनाइजेशन नहीं होता, और इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर ले सकते हो। सो इट इज द आयोनाइजेबल स्फीयर एंड इट इज द नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। थर्डली, इसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता, इसका हो सकता है, उसका नहीं हो सकता। अभी आप अगर देखेंगे तो ये जो है ये है, और ये जो रहेगा आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन वाला बाहर रहेगा और कोऑर्डिनेशन वाला अंदर, और इसीलिए आयोनाइजेशन वाले स्फीयर को हम दूसरा नाम देते हैं आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, और इसको नाम देते हैं इनर स्फीयर। दिस स्फीयर इज कॉल्ड इनर स्फीयर एंड दिस स्फीयर इज कॉल्ड आउटर स्फीयर। तो उसको हमने नाम दिया इनर स्फीयर, उसका नाम दिया आउटर स्फीयर। सेकंडली, क्योंकि वो अंदर है और ये बाहर। अभी यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयोनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसीडर कर रहा हूँ, मेरे पास ये Na पॉजिटिव है, अब इसको Cl नेगेटिव इधर से भी अट्रैक्ट कर सकता है, Cl नेगेटिव इधर से भी अट्रैक्ट कर सकता है, Cl नेगेटिव इधर से भी, Cl नेगेटिव इसको किधर से भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉन डायरेक्शनल। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर हमें कार्बन अगर लेना है, तो कार्बन के आप सबको पता है कि इट हैज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये हो गई कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें क्या है कि अगर एक आधे हाइड्रोजन को आना है बेचारे को अपने 1 के 2 करने के लिए, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अगर इधर से आएंगे तो कार्बन अपना एडजस्टमेंट करके अपना बॉन्ड घुमाएंगे क्या, नहीं, तो उसका बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन को इसी डायरेक्शन से आना पड़ेगा, और इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड को क्या होती है, डायरेक्शन, एंड सो इट इज डायरेक्शनल। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन की वजह से पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से, जैसे ये इस डायरेक्शन में ऐसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से इसको एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री आ गई जिसका नाम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसीलिए डायरेक्शनल है, एंड सो गिव्स द ज्योमेट्री। इसी की वजह से मॉलिक्यूल को क्या होती है, ज्योमेट्री। तो ध्यान में रखेंगे, इसी की वजह से मॉलिक्यूल को क्या होती है, ज्योमेट्री। तो एक है नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, उसके बाद इसी का नाम इनर स्फीयर, इट इज डायरेक्शनल एंड गिव द ज्योमेट्री, ठीक है। ये जो सेकेंडरी वैलेंस है, सेकेंडरी वैलेंस जो है वो क्या है, अभी अभी हमने देखा है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कभी कभी हमने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था CONH3/6, अगर आपको याद है CONH3/6 ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं वो अमोनिया ने बनाए थे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो अमोनिया ने बनाए थे, अमोनिया वाज न्यूट्रल लिगैंड, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंस है, सेकेंडरी वैलेंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है वो भी सेटिस्फाई कर सकता है, या निगेटिवली चार्ज आयंस भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, और इसीलिए इट इज सेटिस्फाइड बाय neutral molecule with lone pair, neutral molecule with lone pair, और negatively charged ion, निगेटिवली चार्ज आयन। तो ये सेटिस्फाई कौन कर पाएंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और निगेटिवली चार्ज आयन, दोनों सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी तो सेंट्रल मेटल के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज है, और इसीलिए उसको पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा क्या लगेंगे, निगेटिव, और इसीलिए हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय ओनली निगेटिवली चार्ज्ड आयंस,
ठीक है, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ध्यान रखेंगे, तो प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय ओनली निगेटिवली चार्ज आयंस, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय बोथ निगेटिवली चार्ज आयन एज वेल एज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अबाउट द प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। कभी कभी देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, लेकिन जब निगेटिवली चार्ज आयन क्या करती है, सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई करती है, मतलब अंदर रहती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो एट ए टाइम वो दोनों भी काम करती है। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, मतलब सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन निगेटिव आने से क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है, पॉजिटिव, तो वो प्राइमरी वैलेंस को भी सेटिस्फाई करती है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, व्हेन निगेटिवली चार्ज आयंस एक्ट्स एज अ लिगैंड, acts as a ligand, simultaneously it satisfies to both one न्यूट्रल प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेकेंडरी वैलेंस है। सेकेंडरी वैलेंस को सबसाइडरी वैलेंस भी कहा गया है और ऑक्सिलरी वैलेंस भी कहा गया है। ऑक्सिलरी वैलेंस, सबसाइडरी वैलेंस और ऑक्सिलरी वैलेंस भी कहा गया है। और इसको वो सबसाइडरी वैलेंस और ऑक्सिलरी वैलेंस है, इसको तो नॉन आयनाइजेबल और प्राइमरी वैलेंस तो हमने इसको नाम दिया है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इन बिटवीन दैट टू, और ये सारे पॉइंट बताने वाली एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम यहाँ पे देख लेंगे और फिर हमारा ये जो टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। यही सारे टॉपिक्स वर्नर्स थ्योरी ने बताए हैं। तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कहता है आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें जो दी है वो दी है वर्नर्स थ्योरी ने। वो फर्स्ट गिवन बाय द वर्नर्स by performing simple experiment deduce the physical and chemical properties of coordination compound की physical और chemical property पता करने वाला एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। अब ये जो वर्नर्स थ्योरी है, वर्नर्स थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। सो वर्नर्स थ्योरी ये अभी हमने देखा है। Important postulates in simplified form of the basis postulates for Werner's theory। पहला, the coordination compound or metal exhibit two types of valencies, namely primary valency and secondary valency। अभी हमने उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद जो एवरी मेटल एटम फिक्स नंबर ऑफ, एक पॉइंट लिखने का रह गया था कि सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे CO ट्राई पॉजिटिव है तो वो हमेशा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, प्लैटिनम डाई पॉजिटिव है तो वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स। तो सेकेंडरी वैलेंस की वैल्यू फिक्स होती है। जैसा हम कहेंगे कि जैसे CO ट्राई पॉजिटिव है तो CO ट्राई पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6, प्लैटिनम डाई पॉजिटिव है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4, प्लैटिनम 4 पॉजिटिव है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। उसके बाद Ag पॉजिटिव है तो Ag पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2, Zn डाई पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। तो ऐसी उसकी फिक्स वैल्यू रहती है किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड व्हिच वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ध्यान में रखेंगे the value of secondary valency is fixed, ठीक है, it has a fixed coordination number under the particular oxidation state। the metal atom tends to satisfy both, हर एक मेटल दोनों भी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय ओनली निगेटिवली चार्ज आयंस। अभी हमने देखा था कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर सकता है, सिर्फ निगेटिवली चार्ज आयन, whereas सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय बोथ निगेटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इन सर्टेन केसेस जब निगेटिवली चार्ज आयन होता है तो इट सेटिस्फाइड बोथ दी वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। वो पॉइंट हमने देखा है। सेकेंडली
secondary valencies are always directed towards the fixed position in a space and this leads to the definite geometry and coordination compound. हमने देखा है कि secondary valency उसको एक particular coordination number देता है. We have seen that all the postulates, these are called the postulates of valence bond theory. उसके बाद साइलेंट फीचर है. साइलेंट फीचर में भी वही बातें उन्होंने बार बार बताई है, तब भी हम एक और लुक कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी और इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैलेंसी. एक नया वर्ड उसमें है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैलेंसी और उसको हम डिनोट करते हैं सॉलिड लाइन से. ध्यान में रखना है, जब हम कंपाउंड रिप्रेजेंट करेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन. द secondary valency is the coordination number of the metal in the complex and this is also called auxiliary valency और subsidiary valency. हमने देखा था secondary valency का नाम है auxiliary valency और subsidiary valency और it is also called non-ionizable valency and it is shown by broken line. तो we have already seen these points. तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं. प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज पॉजिटिव, हेंस इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज आयन. ये देखा हमने. सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. दिस पॉइंट्स आल्सो वी हैव सीन. ठीक है. आफ्टर दैट सम टाइम नेगेटिवली चार्ज एटम जब सेटिस्फाई करता है तो एट अ टाइम दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड करता है. एवरी एलिमेंट हैव फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी देखा है. अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी देयर आर टू स्फीयर्स, इनर स्फीयर्स एंड आउटर स्फीयर, ये भी हमने देखा है. तो दिस इज अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द वर्नर थ्योरी. तो ये अभी हमने देखा है. सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी अब हम थोड़ा और इसमें एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज कॉल्ड वर्नर्स थ्योरी. और वर्नर्स थ्योरी का एक एप्लीकेशन हमने अभी यहाँ पे हम देखेंगे वर्नर्स थ्योरी के कुछ एप्लीकेशंस. तो वर्नर्स थ्योरी के एप्लीकेशन या वर्नर्स थ्योरी के एक पोस्टुलेट्स ने हमें बताया कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसा रहेगा, फिक्स. ठीक है. CO ट्राई पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज CO ट्राई पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने बनाने चाहिए. सो अभी ये हो गई वर्नर्स थ्योरी. उसके बाद आफ्टर स्टडिंग दिस वर्नर्स थ्योरी हमारे पास जो कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3/6 एंड दिस कॉम्प्लेक्स कैरी ट्राई पॉजिटिव. तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है. इस आयन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है. अब इसके बाद ये जो CONH3/6 Cl3 इसके साथ हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. उसके बाद ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन. इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, वो हो गई उसकी प्राइमरी वैलेंस. इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो वो हो गया उसका सेकेंडरी वैलेंस. इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन और इट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहेंगे. अब हमारे पास बहुत वेराइटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में 8 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो वो 8 चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, मैं अभी एग्जांपल लेकर डायरेक्ट आपको समझाता हूँ. अभी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, हमने लिगेंड्स पढ़ी थी. अभी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है COF6 K3COF6. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पोटेशियम है, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, हमने देखा है. 3 पोटेशियम है तो 3 × +1 प्लस कोबाल्ट की हमें निकालनी है तो ये हो गई X. 6 फ्लोरीन है तो 6, एक फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1. कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0. तो 3 × +1 3, X ये हो गया -6 = 0. तो X = +3.
क्योंकि ये -6 + 3 -3 हो गया, उधर गया +3, ये हो गई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द प्राइमरी वैलेंस। हमें पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ये जो अभी हम सब पढ़ रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे, आर्गन 18 3d7 4s2, this is the electronic configuration of cobalt and you can see there are 7 electron and that। लेकिन यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और इसीलिए हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। तो जब हम CO ट्राई पॉजिटिव लेंगे तो 27 - 3 मतलब इसमें 24 ही इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन 18। इसके बाद ये है 3d। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करने हैं, तो 2 हमने यहाँ से रिमूव किया, एक यहाँ से, तो 3d में बचा 6। उसके बाद 4s में 0। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है, ये 5 ऑर्बिटल और ये 3 4 5 और ये 6 और ये 4s वैकेंट है और 4p भी वैकेंट है। 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ पे लिगैंड आएंगी प्लूरो। ये प्लूरो जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से वो पेयरिंग नहीं करवाती, तो वहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। हमें पता है 4p के बाहर होती है 4d, जिसमें भी 5 ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। और इसीलिए आने वाली जो प्लूरो लिगैंड है उसके पास भी 3-3 लोन पेयर होती है। तो वो जो आने वाली प्लूरो लिगैंड है, वो प्लूरो लिगैंड जो है ना, वो प्लूरो लिगैंड की जो ऑर्बिटल है सबकी सब 6 की 6 भी प्लूरो सेम है। और अगर सबकी सब 6 की 6 भी प्लूरो सेम है तो यहाँ पे रहने वाली सारी ऑर्बिटल सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है ना भैया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक S है, ये P है, ये D है, सब अलग अलग है ना। जब आने वाले सेम है तो यहाँ के भी अगर सेम रहे तो उनके बीच में ओवरलैप अच्छा होगा, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो 5 रुपए का चॉकलेट लाया, 10 रुपए का लाया, 15 रुपए का लाया और बच्चे तो सेम है, तो क्या होगा, सारे बच्चे 15 रुपए के चॉकलेट के ऊपर मर जाएंगे, मतलब दौड़ेंगे, तो बाकी के बच्चों क्या होगा, वहाँ पे झगड़ा होगा, अनस्टेबिलिटी होगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या मेंटेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी। और कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही टाइप के चॉकलेट सारे बच्चों के लिए लाने पड़ेंगे। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स है ये सब मिक्स होती है और रिकास्ट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए इसको मिक्स होना होता है और ये सारी ऑर्बिटल इस तरीके से मिक्स होती है। हमें कितनी लगने वाली है, क्योंकि हमारे पास कितनी लिगैंड आने वाली है, 6, तो ये बनाने वाली है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसीलिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल यहाँ पे अभी क्या होगी, मिक्स। और ये 6 ऑर्बिटल अगर यहाँ पे मिक्स हुई तो ये हो गई एक S, 3 हो गई P, और P कितनी हो गई, 3, और D हो गई 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d2। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। इट विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अब जब वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है CO ट्राई पॉजिटिव, आर्गन 18 जैसे कि वैसे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे CO ट्राई पॉजिटिव है, आर्गन 18 हो गया, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन अभी जैसे के वैसे ही है, वो चेंज नहीं हुए। आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये ठीक है 5 और ये हो गया 6। अब यहाँ पे किसको किसको मिक्स किया, एक S 3P और 2D, तो ये हो गया sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कितने को मिक्स किया, 6, तो बनेंगी भी कितनी, 6, 1 2 3 4 5 6। और ये प्लूरो इसके साथ बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6। इट विल फॉर्म द 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हियर, एंड ये इसकी वजह से यहाँ पे आएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब यहाँ पे ये हो गया कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हमें उस कॉम्प्लेक्स के बारे में 8 बातें लिखनी होती है। अब मैं एक एक बात आपको समझाता हूँ। पहले कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वो होता है जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर उसके पास मोर अनपेयर्ड रहे तो वो बहुत जोर से अट्रैक्ट होता है, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। अगर उसके पास नो अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड नहीं रहा, तो हम उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक, मतलब वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता। तो ऐसे 3 टाइप के हो गए। लेस अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, मोर अनपेयर्ड है तो फेरोमैग्नेटिक, और एक भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक। इसी के रिलेटेड हम उनकी कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, एंड म्यू इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू n+1 n+2, और इसका यूनिट होता है bm। bm स्टैंड्स फॉर बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। और यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना उसकी n की वैल्यू होती है, और म्यू की वैल्यू हम लिखते हैं n पॉइंट समथिंग। यहाँ पे कुछ तो भी आता है, म्यू की वैल्यू n पॉइंट समथिंग, जितने अनपेयर्ड है उतने पॉइंट समथिंग, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। 3 अनपेयर्ड है 3 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेयर्ड है 4 पॉइंट समथिंग। चलो ये हो गया अभी 2 पॉइंट। एक तो हम इसको पहले कहेंगे मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेटिज्म क्या है ये हम डिसाइड करते हैं यहाँ से। यह हो गया उसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ये भी हम इससे डिसाइड करते हैं। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, इसका रीजन हम बाद में देखेंगे कि वो क्यों कलर्ड होता है जब वो अनपेयर्ड रहते हैं, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखेंगे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड रहता है, कलर्ड, और नहीं है तो कलरलेस, ठीक है। नो अनपेयर्ड, अगर उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो वो होता है कलरलेस, कलरलेस होता है, ठीक है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं आपको कुछ ज्योमेट्रीज बताता हूँ। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp रहा तो एक ऐसी ऑर्बिटल रहती है, एक ऐसी, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री उसकी रहती है लीनियर ज्योमेट्री, और लीनियर होने की वजह से इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उसकी sp2 है तो ये 3 ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से रहती है और ये एक दूसरे में ट्रायंगल बनाती है, और इसीलिए इसको कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ये सारी बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई है। ट्रायगोनल प्लेनर, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120, क्योंकि टोटल 360 है, 3 में डिवाइड हुआ तो 120। अगर उसकी हाइब्रिडाइज स्टेट रही sp2 तो फिर इस तरीके से ज्योमेट्री बनती है, और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसमें बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसका ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इज ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हाइब्रिडाइज स्टेट dsp2 रही तो जब डी अंदर का यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर का यूज करते हैं तो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो फिर ये ऐसी ज्योमेट्री बना लेता है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइज स्टेट अगर sp3d2 है, sp3d है, sp3d रहो या dsp3 रहो, कोई भी रहो, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल में रहता है, ये 3 ऐसे रहते हैं,
ये 3 प्लेन में हो गए, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ऐसे 5 लग जाते हैं। 3 ऐसे लगते हैं, 1 2 और एक पीछे वाला 3, ये हो गए ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। सो दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। और इसमें ये जो ट्राइगोनल का एंगल होता है वो 120 का होता है और ये जो ऊपर वाला होता है वो 180 का होता है। सो 120 डिग्री वाले 3 बॉन्ड एंगल्स इसमें होते हैं और 90 डिग्री वाले 2 एंगल्स इसमें होते हैं। सो 120 वाले 3 और 90 वाले 2, एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये हो गया इसके बॉन्ड एंगल्स के बारे में। नाउ आफ्टर हैविंग दिस बॉन्ड एंगल, तो 120 का बॉन्ड एंगल है, 180 का बॉन्ड एंगल है। तो अब इसके बाद अगर हाइब्रिडाइज स्टेट अगर sp3d2 रहो या d2sp3 रहो, दोनों भी केसेस में उसकी जो ज्योमेट्री होती है 4 ऐसे प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ये हो गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इसमें सभी के सभी जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 90। तो इस तरह से हमें ज्योमेट्री डिसाइड करनी होती है, उसको बताया गया है। कौन सी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम इसको कहते हैं। एंड ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। हाइब्रिडाइज स्टेट ये होती है। तो अभी हमारे 5 से 7 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए रिलेटेड टू दैट। डी अंदर से है तो इनर ऑर्बिटल, डी अंदर से है तो इनर ऑर्बिटल, बाहर की है तो आउटर ऑर्बिटल, और उसके बाद बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री, और अनपेयर्ड है तो क्या, लोन पेयर है तो क्या, ये सारी बातें हमें बताई गई है एक थ्योरी ने जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड हम 10 बातें यहाँ पे लिखेंगे रिलेटेड टू दिस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले लिखेंगे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप देख सकते हो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अभी अभी हमने देखा है हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d2 रहता है तो ज्योमेट्री आप चेक कर सकते हो। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहता है तो ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री हो गई। और उसके जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल रहते हैं, कितने रहते हैं बॉन्ड एंगल? ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद आप देख सकते हो डी कहाँ से, बाहर से है। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को मैं CPX लिखूंगा, तो डी बाहर से, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डी कहाँ से, बाहर से। उसके बाद इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो टोटल आपको 1 2 3 4 अनपेयर्ड दिखेंगे, तो इसीलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक। अभी हमने देखा था फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम उसको कहेंगे। और 7वीं बात है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, विच इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4+2। सो हो गया अंडर रूट ऑफ 24, जिसका आंसर आएगा 4.8 समथिंग BM। ये हो गई मैग्नेटिक मोमेंट। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसको कोई ना कोई क्या रहेगा, कलर, तो वो कलरलेस। तो इस तरह हम 7 से 8 बातें पर्टिकुलर हर एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बता सकते हैं। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए और 2 थ्योरीज को शॉर्ट में कवर किया। पहली थ्योरी का नाम है वर्नर्स थ्योरी और दूसरी थ्योरी का नाम है कोऑर्डिनेशन व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और कुछ पॉइंट इसमें के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताए थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स दिखने के बाद आपको इतने सारे पॉइंट्स उस कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड याद हो जाने चाहिए, इसलिए फिर मैंने आपको ये समराइज करके बता दिया। तो एक कॉम्प्लेक्स दिखा तो इस तरीके से उसकी ये निकालना है और बताना है कि उसमें क्या है।
ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, सो दैट मैं आपको और एडिशनल आपके पॉइंट्स कवर करते रहूँगा। और आप अगर नीट रिपीट कर रहे हो तो नीट के लिए आपको ये काम में आएंगे और सारे यूनिट को रिवाइज करने के लिए काम में आएंगे। चलो, आज हमारा डे 2 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब 2 से 3 दिनों में हमारा ये यूनिट खत्म होगा। दिस इज द नीट रिवीजन सीरीज और बोर्ड रिवीजन सीरीज, और हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रिपरेशन सीरीज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नीट and JEE and CET and board and all. Thank you so much. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।